अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 27 मई 2024 और पीर का दिन है। फैसला कुन हफ्ता कुछ इशूज़ की हद तक, मुकम्मल इशूज़ की हद तक नहीं। एक तो जो मलिक रियाज़ ने अपना जो ट्वीट किया है वो बैकग्राउंड पे चल रहा है और बड़ी वजाहत के साथ चीज़ें सारी बता दी हैं। बहुत से लोगों को एतराज़ रहा, लेकिन आपको पता है मैं पहले दिन से ही मलिक रियाज़ के हवाले से पॉजिटिव बात करता हूँ और आज मैं तफसील से आपके सामने वो चीज़ रखूँगा, वो सारी बात ताकि आपको समझ आ सके और असल हक़ाइक़ आप लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है या लोगों को पता नहीं है। मैं जो कि केस में काफ़ी इन्वॉल्व रहा हूँ उसके हवाले से गुफ्तगू होगी। शाह महमूद कुरैशी की कौन से मुकदमा में गिरफ़्तारी डाल दी गई है। गवर्नर पंजाब ने जो मैंने मरासला लिखा था अब बिल आखिर उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल चल रहे हैं उनकी फैमिलीज़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरीट है उस केस की समाअत होगी आज। जो एतराज़ लगा है उसके ऊपर और मुबैना धांधलियाँ जो हैं इस्लामाबाद के जो हल्के हैं उसके हवाले से बात होगी। सबसे पहले मैं ले चलूँ मलिक रियाज़ साहब ने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट का बहुत चर्चा है और टॉप ट्रेंड चल रहा है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो 8,40,000 लोगों ने इसको देखा, 866 लोगों ने कोट किया और कमाल की बात है ये भी एक रिकॉर्ड है। और मलिक रियाज़ ने जो लिखा वो बैकग्राउंड पे भी चल रहा है। मलिक रियाज़ ने जो आप जो बताया है वो सारा फिर मैं आपके पास एक्सप्लेन करूँगा सारे हालात और वाक़यात। सबसे पहले जो मलिक रियाज़ ने इसके अंदर बात कही है, मेरी सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमेशा मुझे अपने असूलों पर कायम रहने की रहनुमाई की है कि मैंने किसी भी मामला में सियासी फ़रीक ना बनूँ। अब 1 साल से ज़्यादा अरसे से मुझ पर समझौता करने के लिए बहुत दबाव है, लेकिन मैं कभी भी किसी को इजाज़त नहीं दूँगा कि मुझे सियासी मकासद के लिए प्यादा के तौर पर इस्तेमाल करे। पाकिस्तान में जदीद तरीन प्रोजेक्ट्स मुतारफ़ कराने पर मुझे और मेरे कारोबार को हमेशा निशाना बनाया गया। 1996 से आज तक मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की सज़ा भुगत रहा हूँ। मैंने माजी में अल्लाह ताला की मदद से इस तरह के दबाव का पूरी हिम्मत और ताकत के साथ सामना किया। आज भी ज़ाती हैसियत में पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ ओवर माई डेड बॉडी अपनी बीमार हालत और परेशानी के बावजूद मैं अल्लाह की मदद से इस मुसीबत का सामना करने के लिए साबित करूँगा, कदम रहूँगा। रोज़ाना मालियाती कारोबार नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूँ और पूरी दीवार के साथ धकेल दिया जा रहा हूँ, लेकिन किसी के दबाव के हथकंडों के सामने हथियार नहीं डालूँगा। अल्लाह ताला इस मुश्किल दौर में इज़्ज़त के साथ रहनुमाई और मदद करे और मुझे सुरखरू करे इंशाअल्लाह। मलिक रियाज़ ने ये जो ट्वीट किया है ये बैकग्राउंड पे मैं कोशिश करूँगा चल जाए और आप देख सके। कल के प्रोग्राम में मैंने कुछ बातें कही थी, उसके बाद मलिक रियाज़ साहब का ये ट्वीट आया था और मैं अच्छा थोड़ी सी हक़ाइक़ आपके सामने रखना बड़ी ज़रूरी है, वो आपको समझने में बड़ी आसानी रहेगी। एक तो ज़रा समझिएगा, अभी जो अल-कादर ट्रस्ट का जो एविडेंस हुई है ना, उस एविडेंस में जो क्रॉस हुआ है, जो ख़ास तौर पर कि क्या नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान को बताया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से या कोई इंक्वायरी चल रही है या कोई ऐसा मामला है, ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं है। वो एविडेंस भी मैं आपके सामने रख दूँगा। यानी अल-कादर ट्रस्ट के अकाउंट 190 मिलियन की बात हो रही है, जो 35 अरब रुपया। अब वो पैसा क्या है वो अलहदा मैं बताता हूँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ बता दूँ तो यहाँ से सुरखरुई मलिक रियाज़ साहब की होगी और साथ साथ फ़राह शहज़ादी की होगी। उस पर भी मैं गुफ्तगू करूँगा कि उसने कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं सारे मामले के दौरान। पूरी कोशिश की कि किसी न किसी तरह से ट्रैप किया जा सके, लेकिन पीछे नहीं हटे। अब वो जब है ही कोई नहीं यहाँ से और ये पैसा है क्या, मनी लॉन्ड्रिंग की एक इंक्वायरी शुरू की, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से तफसीलात मांगी, ये नहीं बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी है, वो तफसीलें सारी बताई गई।
उस तफसीलों में फिर जाकर फिर तहकीक की कि मामला क्या है। उसमें फिर राबित हुए, पता चला पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इतने पैसे पड़े हैं। तो हम जब ये सारी डिस्कशन हुई वहाँ, ये फ़ैसला किया गया कि ये तो लंबा मामला है, ये तो पैसा रिकवर नहीं हो सकता, इसलिए क्या किया जाए कि इसका कोई ऐसा हल निकाला जाए। इमरान और मलिक रियाज ने NCA के साथ आपस में एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट किया जो सामने नहीं आया, आज तक सामने नहीं आ सका, और उसमें ये तय हो गया कि ये पैसा पाकिस्तान में आ जाएगा। और आपको क्या चाहिए था? वो रकम पाकिस्तान लानी थी, वो रकम पाकिस्तान आप ले आए। अब तस्वीर का दूसरा रुख जो देखना है कि मलिक रियाज ने बैरिया टाउन जो कराची बेचा, वो अरबों रुपए की जायदाद थी। चले फ़र्ज़ करें उसकी कुछ रकम थी, वो रकम यहाँ से भेज दी। आपने 460 रुपया कौड़ियों के भाव ज़मीन, यानी जहाँ 5 लाख रुपया एकड़ थी, वहाँ कनाल 1 करोड़ रुपये, यानी किस बात की? वो खाली ज़मीन की कीमत रॉ ज़मीन की 1 करोड़ रुपया कनाल ज़मीन कैसे कीमत कैसी हो सकती है? लेकिन जो कि बैरिया टाउन डेवलप कर दिया था तो ये कीमत वसूल की। और सुप्रीम कोर्ट की, मैं ज़्यादती का लफ्ज़ कहूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मैं इतना बता दूँ कि उस सारे मामले में मैं इन्वॉल्व रहा हूँ। एक तरह से ये ज़्यादती हुई है कि ज़मीन जो है वो कौड़ियों के भाव थी और सोने के तौर की कीमत वसूल की, और मलिक रियाज तैयार हो गए देने के लिए। यानी उसे मुल्क से बाहर नहीं लेकर गया। मलिक रियाज ने कोई करप्शन नहीं की। मलिक रियाज में मनी लॉन्ड्रिंग, आज तक मनी लॉन्ड्रिंग साबित क्या हुई है? कब्जा माफिया के बारे में ये बातें करते रहे हैं, अभी तक मेरे सामने तो ऐसी कोई चीज़ आई नहीं। जिनके थे वो प्राइवेट तौर पर बैरिया टाउन बराह रास्त कब्जा माफिया, मेरे सामने कोई ये केस नहीं आ सका। इनडायरेक्ट है, मैं ये को नहीं, वो जो लोग लैंड कलेक्ट करते हैं उनके कॉन्टैक्ट्स में है। तो ना करप्शन का केस था, ना मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। अब वो पैसे फ़र्ज़ करें अगर वही रकम यहाँ होती, कोई टैक्स का होता, तो टैक्स सवेजन, यहाँ टैक्स सवेजन भी कोई नहीं है। कमाल की बात ये है। तो मलिक रियाज ने वो पैसा जो है वो पाकिस्तान को दिया है। बाकी कोई बड़ा कारोबार बता दे इस तरह से कि जिसके साथ ये हुआ हो, कोई बता दे। यहाँ नवाज शरीफ का आपके सामने मौजूद है। और ये जो एवन फील्ड के हवाले से जो बात है हाइड पार्क के कॉन्टेक्स्ट में, वो जायदाद जो ख़रीदी की, इसके अंदर लिखा हुआ है यही जायदाद के जो पैसे हैं, वो जो जायदाद जो है 50 अरब की ख़रीदी या 38 अरब की बेची है। यानी 38 अरब की ख़रीदी थी हसन हुसैन ने और 50 अरब की, यानी और जो 12 अरब रुपया फालतू किस बात का लिया, ये भी था। और इसकी इंक्वायरी हो रही थी पाकिस्तान के अंदर, वो इंक्वायरी बंद कर दी गई। आखिर पता चला जिनने कौम को क्यों इंक्वायरी बंद की। आज नैब जवाब दे इस बात का कि वो इंक्वायरी है नवाज शरीफ के बच्चों के खिलाफ, वो क्यों बंद की है। तो ये ज़्यादती है, ज़्यादती उतनी को नहीं जितनी है। और अब यहाँ बताता चलूँ फराज शहज़ादी के हवाले से, फराज शहज़ादी पे इमरान खान साहब को तोड़ने के हवाले से क्या प्रेशर रहा, वादा माफ गवाह बनने के हवाले से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एंटी करप्शन का केस हुआ, वो खारिज हुआ। FIA पीछे पड़ा, FI कोई चीज़ मनी लॉन्ड्रिंग तब ही कोई नहीं। और जो हर चीज़ डिक्लेयर थी इनकम टैक्स के अंदर, ये 190 मिलियन पाउंड के हवाले से भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व करने की कोशिश की, कोई ताल्लुक नहीं। और बड़ा दबाव रहा, यानी उनके लोगों को उठाया, वादा माफ गवाह करने, अकाउंटेंट उठाई रखे, 8-9 महीने उठाई रखा और कोई एविडेंस नहीं। और मैंने ऑडियो चलाई थी आपके सामने, मैं ज़बरदस्ती बयान लिया रहा था कि फ़लाँ आदमी के सामने को ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पैसे लिए और मकसद बुशरा बीबी तक पैसा, और कोई कहाँ गया वो सारी, कोई बता दे। एक भी रेफरेंस फाइल हुआ, कोई एक सज़ा हुई हो, कोई ऐसी। और वहाँ इनकी हाउसिंग सोसाइटी के साथ फराज शहज़ादी के साथ जो ज़्यादतियाँ की गई वो रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। गिरा दिया गया जाके, सड़कें भरी हुई थी नेस्पाक के हवाले से, नाजायज़ बैठ कर तंग करने की। और क्या था, नैब ज़बरदस्ती लोगों के घर घिस के इंक्वायरियाँ बना के दें इस हाउसिंग सोसाइटी का। कभी कोई इंक्वायरी थी नहीं, पीछे थी लोगों की, वो सारी इंक्वायरी क्लोज हो गई थी, लोगों के कोई नहीं था। लेकिन ये ज़बरदस्ती बैठ कर ये काम करता रहा और ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। कि लाहौर हाई कोर्ट से स्टे में अब गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी के ख़िलाफ़, ये भी मैं रिकॉर्ड के ऊपर रख दूँ। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई कि हाई कोर्ट के हुक्म थे, उसके बावजूद सोसाइटी गिराई जा रही थी, बार बार तोड़ी जा रही थी। मकसद क्या था? फिर उनके बच्चों का नाम मई 2023 में ECL में डाल दिया गया, PCL में डाल दिया गया। मुल्क से बाहर पढ़ने जाना चाहते, निकलने नहीं है, निकाला नहीं नाम। हाई कोर्ट में चैलेंज किया, हाई कोर्ट ने कहा ये अपना सेक्रेटरी इंटीरियर मुतलका लोग देखेंगे। उस पर ऑर्डर उन्होंने पास कर दिया किस बुनियाद पे कि बच्चों के नाम हो सकता है कोई जायदाद, और बच्चों के नाम कोई जायदाद निकली नहीं, ना फराज शहज़ादी के नाम पर जायदाद निकली। और अल्टीमेटली क्या हुआ था, अल्टीमेटली वो नाम फिर हाई कोर्ट ने PCL से निकाले थे कि खामन का नाम और
डाला हुआ है। भाई उनका क्या कंसर्न है? कायमन हाउसिंग सोसाइटी चलाते हैं असद जमील, उसका मैंने लिखा हुआ है कि बताएं इनका नाम ECL और PCL में क्यों डाला हुआ है। वो आज तक वहाँ मेरे सामने कोई चीज़ नहीं आई। यानी आज से 1.5 साल पहले फ़राज शहज़ादी के ऊपर प्रेशर है और वो डिस्पेल कर दिया। अब उसका जब देखा कि फ़राज शहज़ादी भी काबू नहीं आ रही, वादा माफ किसका बनना है, वादा माफ किस चीज़ का बनना था। इसी तरह जुल्फ़ी बुखारी पे या मलिक रियाज जुल्फ़ी बुखारी पे ज़्यादती की गई, लेकिन जुल्फ़ी बुखारी भी पीछे नहीं हटने वाला और ना ही मलिक रियाज साहब पीछे हटने वाले हैं। और बुशरा भी फ़राज शहज़ादी के बारे में मैंने आपके सामने सारी चीज़ें वो रख दी हैं। अच्छा, गवर्नर पंजाब ने जो हथकंडे के बिल पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है और वो वजह क्या थी? CPN सहाफ़ती तंजीमों के लोग हथकंडे बिल के हवाले से मुलाकात हुई थी। PBA पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग, APNS, CPN, NEC और PFUJ और लाहौर प्रेस क्लब के नुमाइंदे मिले थे। इससे पहले आपको पता है आर्टिकल 116 के तहत मैं गवर्नर को लिख चुका था कि ये आप वापस भिजवाएँ मुशावरत के लिए, इस पर दस्तखत ना करें। बड़ी मेहनत मैंने की थी, आपको पता है। मैं बैकग्राउंड के ऊपर कोशिश करता हूँ, बैकग्राउंड के ऊपर मैं चला दूँ। वो पहले राना अजीम की तरफ से PFU के जनरल सेक्रेटरी की तरफ से लिखा गया, उसके बाद औरिया मकबूल जान और सिविल सोसाइटी की तरफ से लिखा गया। और ये लॉ शाह महमूद कुरैशी के जो मुकदमे हैं वो 9 मई के हवाले से 8 मुकदमे हैं। हालांकि जब ये गिरफ़्तार हो तो गिरफ़्तारी क्या डालनी है, इतना सा खामोश क्यों रहे हैं? बदनीति सामने है, इनमें भी ज़मानतें हो जाएंगी। सिर्फ ये है कि साइफ़र से बरी हो रहे हैं इमरान, और ज़मान अगर फ़र्ज़ करें रिमांड हो रहा है तो शाह महमूद कुरैशी भी बरी हो जाएंगे, इमरान खान साहब तो बरी हो रहे हैं इद्दत के केस में भी। तो यहाँ ज़बरदस्ती अब इन्वॉल्व करने की मिलिट्री कोर्ट्स की फैमिली ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़ा वाज़ेह कहा कि जस्टिस फाजी हो मिलिट्री केस का केस इस तरह सुने जैसे बल्ले का केस सुना था। और 1 साल से वो कह रहा है जुडिशल इंक्वायरी कराने का कहा, CCTV फुटेज कहीं पेश नहीं की गई। मिलिट्री कोर्ट्स में जो रिपोर्टें पेश की वो जानबदार हैं। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि एक मुलज़म को 1 साल फिजिकल रिमांड में रखा जाए, और ये सदाम की हुकूमत में होता है। चीफ साहब से मुतालबा किया है। दरख्वास्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का CDA सेक्रेटरी गिराने की, जैसे समन रिफत के पास आ गई, एतराज़ लगा है उसके ऊपर और कल वो खुल जाएगा। अब वजाहत देनी होगी, बातें बड़ी करते थे लेकिन निकलेगा कुछ नहीं इन लोगों के पास से। फार्म 45 जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास फार्म 45, 46, 47 3 हलकों का रिकॉर्ड मांगा हुआ है और वो फार्म 45, 47, 48 की गेम भी अब बहुत जल्द ख़त्म